आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पता होगा कि यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है वो सेम होता है, ना ही ये वोल्टेज को बढ़ा रहा होता है ना ही ये घटा रहा हो। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भैया जब ये वोल्टेज को ना ही बढ़ा पा रहा है ना ही घटा पा रहा है तो फिर इसे भी यूज क्यों करते हैं और कहाँ यूज में ली जाती है, ये वाकई यूज में लिया भी जाता है कि नहीं, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको सिर्फ पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, काफी ज्यादा इसका एप्लीकेशन है। इसको मेडिकल इक्विपमेंट में यूज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपको देखने मिलेगा, इंडस्ट्रियल सेटिंग में, मरीन इंजीनियरिंग में, मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ये देखने मिलेगा, हाई एंड ऑडियो सिस्टम जो होता है वहां पे हम यूज कर रहे होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में यूज हो रहा होता है, बहुत जगह हम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारे इंडस्ट्री में हम किस किस तरीके से यूज कर रहे हो और ये कर क्या रहा होता है, ये सारी बातें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप कोई सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपको कुछ नया तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। अब देखिए, इन जनरल हम किसी भी ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें ऑटो ट्रांसफार्मर को छोड़ करके, तो वहां पे आपको दो वाइंडिंग देखने मिलता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। और ये जो वाइंडिंग है वो इलेक्ट्रिकली जो है आइसोलेटेड होता है, यानी कि दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं हुआ है, वो मैग्नेटिकली कनेक्टेड होता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के पैदा होने के वजह से और उसका चेंज होने की वजह से दूसरे वाले वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होता है और करंट फ्लो हो। अब देखिए, इस चीज को गहराई से अगर आप समझते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हालांकि हमने इतनी बार इसके बारे में बात कर लिया है, बहुत ही कॉमन लगता है, बट अब सोचिए कि इलेक्ट्रिकली जो है ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बट फिर भी एक वाइंडिंग से इलेक्ट्रिकल पावर जो है दूसरे वाइंडिंग में हम भेज पा रहे हैं बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए, और इसी को हम गैल्वेनिक आइसोलेशन भी कहते हैं। अब इस गैल्वेनिक आइसोलेशन के कई सारे फायदे हैं। ये इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से बचा सकता है, यानी कि सेकेंडरी साइड में अगर आप लाइव वायर भी टच कर लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। और आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि हम अपने घरों में अगर वायर को टच करेंगे तो डेफिनेटली शॉक लगेगा। सही बात है, शॉक लगता है। फिर अब ऐसा कैसे कह रहे हैं, क्योंकि ये भी तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से ही आ रहा होता है। और जैसा कि हमने समझा कि हर ट्रांसफार्मर में आपको गैल्वेनिक आइसोलेशन देखने मिलता है, फिर ऐसा कैसे हो रहा है? तो देखिए, इलेक्ट्रिकल शॉक कब लगता है पहले ये समझे। इलेक्ट्रिकल शॉक तभी लगेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा, आपके बॉडी से करंट फ्लो होगा। और अगर आपकी बॉडी से करंट फ्लो नहीं होता है, यानी कि आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। और करंट तभी फ्लो होगा जब आप किसी न किसी तरीके से सर्किट को कंप्लीट कर रहे होंगे। जब आप लाइव वायर को टच करते हैं और आपका बॉडी जो है ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है, तो अक्सर जो है आपके बॉडी से करंट फ्लो होते हुए ग्राउंड से होते हुए सर्किट कंप्लीट हो रहा होता है। क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को अगर आप देखेंगे तो उसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड होता है, और उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। तो सर्किट जो है आपका कुछ इस प्रकार से कनेक्ट हो रहा होता है, यहाँ भी ग्राउंड है और यहाँ पे वापस से ग्राउंड में जा रहा होता है, तो ऐसे कंप्लीट होता होता है। और अगर इस न्यूट्रल पॉइंट को आप ग्राउंड नहीं करते, तो फिर अगर आप लाइव वायर को टच करते हैं तो आपके बॉडी से करंट फ्लो नहीं होगा और आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि सर्किट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। सर्किट कंप्लीट करने के लिए ये जरूरी है कि आपका ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जहां से बिजली आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं ग्राउंड हो, तभी आपका आपके बॉडी से फ्लो होते हुए ग्राउंड से करंट फ्लो होगा। फर्क नहीं पड़ता प्राइमरी के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी दो डिफरेंट सर्किट हो गया। यही तो खासियत है हमारा गैल्वेनिक आइसोलेशन का। तो फिर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, तो फिर हम ऐसा करते क्यों नहीं है, हम फिर क्यों न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड कर दे रहे हैं? ये सही बात है, बट हमारे साथ मजबूरी है। अगर हम ग्राउंड नहीं करेंगे तो फ्लोटिंग न्यूट्रल का समस्या आ जाएगा। इन शॉर्ट जो आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन आपके घर में देखने मिलेगा। पर हमें समझ में आ गया था कि गैल्वेनिक आइसोलेशन का बहुत फायदा है, तो हमने आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बनाया। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में क्या किया हमने कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको सेम रखा, क्योंकि वोल्टेज हमको चेंज नहीं करना, हमें बस गैल्वेनिक आइसोलेशन चाहिए। और ऐसे ट्रांसफार्मर को हम 1:1 ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। 1:1 जो है टर्न रेशियो को दर्शा रहा होता है, और फिर इसको हम अपने एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके सेकेंडरी वाइंडिंग को जो है हम ग्राउंड से कनेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपको देखने मिलेगा, जहाँ पे आप लाइव वायर को यूज करके बहुत सारी काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ये प्रोवाइड कर रहा होता है। और साथ ही साथ चूंकि इसके अंदर इतने सारे वाइंडिंग इंडक्टर इंडक्टेंस होता है, तो ये आपके पावर क्वालिटी को भी इंप्रूव कर रहा होता है। वो जो डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म है उसको कहीं ना कहीं ये स्मूथ कर रहा होता है, नॉइज रिमूव कर रहा होता है। साथ ही साथ प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेपरेट है, तो कई बार क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कम समय के लिए अगर करंट और वोल्टेज आता है, जिसको ट्रांजिएंट वोल्टेज ट्रांजिएंट करंट कहते हैं, तो वो जो ट्रांजिएंट करंट वोल्टेज है वो आपको सेकेंडरी साइड में देखने नहीं मिलेगा, कम देखने मिलेगा, उसको वो सप्रेस कर देता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं
कि ये वोल्टेज स्पाइक और करंट स्पाइक को भी रिड्यूस कर रहा होता है। अब ये कैसे कर पाता है? 2 बातें आपको बस याद रखना है कि इंडक्टर जो है उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है वो कि बहुत सडन करंट की चेंज को वो अपोज़ कर रहा होता है। यानी कि अगर बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा करंट अगर चेंज होने की कोशिश करता है, इंडक्टर को पसंद नहीं है, वो उसको रोकेगा और जब रोकता है तो वो स्पाइक कम कर देता है। और दूसरा जो है इंडक्टर भी जो है करंट को रोकता है, जैसे रेज़िस्टर आपके करंट को रोक रहा होता है, अपोज़ कर रहा होता है। तो इंडक्टर जब करंट को रोकता है तब उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कह रहे होते हैं। अब ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितना हाई फ्रीक्वेंसी वाला करंट रहेगा उसको उतना ही ज़्यादा ये रोकेगा। एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल होता है। तो यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी है और एक्सएल जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो एफ अगर बढ़ रहा होगा 50 की जगह अगर 100, 150, 200 होगा तो एक्सएल भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट को रोक देगा। तो होगा क्या कि जो डिस्टॉर्शन हो रहा है आपका उस हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट की वजह से, जिसको हार्मोनिक्स भी हम कहते हैं, वो नहीं होगा। तो आपको जो वेवफॉर्म होगा वो प्योर मिल रहा होगा, नॉइज़ फ्री वेवफॉर्म मिल रहा होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो इन शॉर्ट कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो है आपके पावर क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा होता है। जो नॉइज़ होता है आपके वेवफॉर्म से उसको वो रिमूव कर रहा होता है। इसी वजह से इस आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को अक्सर हम मेडिकल इक्विपमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं। ये पावर क्वालिटी तो इम्प्रूव करता ही करता है, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिकल शॉक से भी बचा रहा होता है। और इसके अलावा आपके साथ 2 एप्लीकेशन के बारे में और बात करना चाहेंगे जो शायद ही आपको सुनने मिलेगा और सिर्फ बताएँगे नहीं, अच्छे से समझाएँगे कि कैसे आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हम यहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो साउंड सिस्टम होता है, अक्सर जो गाना लोग बनाते हैं, जो पूरा स्टूडियो वगैरह होता है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे डिवाइस होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और उसको हम एसी पावर दे रहे हैं। तो वहाँ पे हमें एक अजीब-सा प्रॉब्लम देखने मिलता है जिसे ग्राउंड लूप हम कह रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जो करंट है वो कई बार हमने देखा कि वो एक डिवाइस से फ्लो होते हुए दूसरे डिवाइस में जाता है, फिर ग्राउंड हो जाता है, फिर दूसरे वाले डिवाइस के ग्राउंड से उल्टे वाले डायरेक्शन से आ रहा होता है। तो एक लूप का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि जो स्पीकर वगैरह है, वहाँ पे आपको एक हमिंग, बज़िंग साउंड सुनाई दे रहा होगा। अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे ये बज़िंग साउंड रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, बहुत दिक्कत है। ये जो एक्स्ट्रा अनवांटेड जो करंट फ्लो हो रहा है हमारे सर्किट में, जो हम नहीं चाहते हैं, तो इसको रोकने का क्या तरीका है? हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 डिवाइस के बीच में एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगा देंगे, तो ये जो लूप है ना वो ब्रेक हो जाए। तो अगर ये करंट फ्लो नहीं होगा तो वो जो बजिंग, हमिंग साउंड था वो होना बंद हो जाएगा। वो झिझराहट का एक आवाज़ होता है, वो आना बंद हो जाएगा और आपको एक क्लियर आउटपुट मिल रहा हो। इसके अलावा ये आपको मेरीन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको देखने मिलेगा, जब बड़ी-बड़ी जो जहाज होती है, जब वो पोर्ट में आता है, डॉक होता है, तो वहाँ पे शिप को जो है हम बाहर से बिजली दे रहे होते हैं, जिसे हम शोर पावर कह रहे होते हैं, वो एक्सटर्नल पावर होता है। तो वहाँ पे एक तरीके का ना गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे गैल्वेनिक सेल आप देखे होंगे, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक को एनोड कहते हैं, दूसरे को कैथोड कहते हैं, फिर इलेक्ट्रोलाइट होता है। और जब आप बाहर से इस एनोड और कैथोड टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, लोड कनेक्ट करते हैं, सर्किट कंप्लीट होता है, तो आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। और अगर आप इस एनोड को देखेंगे तो वो आस्ते-आस्ते जो है पतला हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन आपको देखने मिलता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो एनोड से जो इलेक्ट्रॉन है वो उठ-उठ के जो है कैथोड के पास जा रहा होता है। उसी प्रकार से शिप का जो मेटालिक बॉडी है वो एनोड की तरह यहाँ पे एक्ट करता है, और शोर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैथोड की तरह एक्ट करता है, और जो पानी है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है। और जब आप बाहर से कनेक्ट करते हैं, पावर दे रहे होते हैं, सर्किट कंप्लीट होता है, तो शिप का जो मेटालिक बॉडी है उसका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम गैल्वेनिक कोरिजन भी कहते हैं। अब ऐसा ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। तो आइसोलेशन जब ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि जो सर्किट है वो ब्रेक कर देता है, वो मैग्नेटिकली कपल्ड होता है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट कर देता है। तो जो एसी पावर आप भेज रहे थे शिप में वो तो आ रहा होता है, बट जो डीसी करंट फ्लो हो रहा था वो रुक जाता। तो इसी तरीके से हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ करके हम इस गैल्वेनिक कोरिजन को भी रोक पाते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपके पास काफ़ी कुछ होगा बताने के लिए, और कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं ये भी आप बता पाएँगे। इस वीडियो में हमने हार्मोनिक्स का भी चर्चा किया था, वो जो नॉइज़ के बारे में हम बात कर रहे थे उसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये हार्मोनिक्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, हार्मोनिक्स हमारे सिस्टम को कैसे नुकसान पहुँचा रहा होता है, तो ये वाला वीडियो देख कर के आप समझ सकते हैं। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये वाला प्लेलिस्ट आपके काफ़ी काम की है। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।